गुड मॉर्निंग चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रशांत पाटीदार आज लेकर आया हूँ आपके लिए टॉपिक ग्रेव्स डिसीज़ या बेस्डोल्स डिसीज़। दोस्तों, इस डिसीज़ के दो नाम इसलिए हैं क्योंकि रॉबर्ट ग्रेव ने 1835 में इस डिसीज़ को सबसे पहले डिस्कवर किया था। फिर 1840 में बेस्डो नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने इस डिसीज़ को डिस्क्राइब किया था। तभी से इस डिसीज़ के दो नाम हैं। प्लस अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस डिसीज़ की बात करें तो इस डिसीज़ का नाम है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर। इस डिसीज का एक और नाम है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तब हमें बताना है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर। दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रेव्स डिसीज के बारे में। ग्रेव्स डिसीज सबसे बड़ा कॉज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। ठीक है, जो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन। बेसिकली हम बात करते हैं स्टार्टिंग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। ये हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक फोलिकुलर पार्ट होता है और एक होता है पैराफोलिकुलर पार्ट। जो हमारा फोलिकुलर पार्ट होता है, इस फोलिकुलर पार्ट से दो हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से होते हैं? T3 एंड एक होता है T4। T3 का और दूसरा नाम क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग T3 को? ट्राई आइडोथायरोनिन। और जो T4 होता है उसका नाम होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्या फिर बोल सकते हैं हम लोग थायरोक्सिन। मेनली ये दो हार्मोन्स होते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड के। प्लस जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम होता है सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल्स। अब हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक के बारे में T3 और T4 के बारे में, क्योंकि जब ये दो हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाते हैं, उसी कंडीशन को क्या कहा गया है? ग्रेव्स डिसीज या हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं नॉर्मल लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन। सो हमारे थायराइड हार्मोन होता है, उनमें T3 का जो नॉर्मल लेवल है 80 to 160 नैनोग्राम पर DL है। और जो T4 होता है थायरोक्सिन हार्मोन, उसका नॉर्मल लेवल है 4.6 to 12 माइक्रोग्राम पर DL। पर DL मीन्स 100 ml। ये इस लेवल से अगर बढ़ जाते हैं या एक्सीड करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है, काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो सिस्टम की। एक होता है हाइपोथैलेमस और यहां से आता है हमारा मास्टर सिस्टम पिट्यूटरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हमारी सारी और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं या जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस से निकलता है सबसे पहले थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके नर्वस पार्ट से जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसके क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स बनाते हैं TRH, और TRH जाता है हमारे पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या स्टिमुलेट हो जाती है? जो इंटीरियर पार्ट, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफिसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। जो इंटीरियर पार्ट होता है, मोस्टली इंटीरियर पार्ट ही हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करवाता है। इंटीरियर पार्ट पे ये मैसेज जाता है TRH का, और जब TRH इंटीरियर पार्ट तक पहुंचता है तो हमारी जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH का क्या काम होता है? जो भी हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, TSH रिसेप्टर जिन्हें कहा जाता है। ये रिसेप्टर जैसे ही TSH हार्मोन को रिसीव करते हैं, ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि अब हमें क्या करना है? थायराइड हार्मोन्स बनाना है। क्या ये मैसेज रिसीव करते हैं और क्या काम में लग जाते हैं? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको इंडिकेट करते हैं कि अब हमें बॉडी में T3 और T4 का लेवल बढ़ाना है। सो ये हमारा बेसिकली फिजियोलॉजी होता है हार्मोन्स का। लेकिन जब हमारी बात करते हैं ग्रेव्स डिसीज़ की, हम ग्रेव्स डिसीज़ एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। इस ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है? हमारी खुद की बॉडी ही हमारी जो सेल्स होती हैं, रिसेप्टर सेल्स होती हैं, इन सेल्स के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है।
और जैसे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है यहाँ आकर के वो डिपॉजिट हो जाती है। जैसे ही वो यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाएंगे रिसेप्टर्स पे, इन रिसेप्टर्स को बार बार सिग्नल देने पे मजबूर कर देगी, वो हमारी बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स को डैमेज कर देगी और वही रिसेप्टर्स बार बार सिग्नल को रिसीव कर करके क्या करेंगे, T3 और T4 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, जब T3 और T4 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस विद ग्रेव्स डिसीज। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आए हैं। दोस्तों इनको भी याद रखने के लिए एक निमोनिक बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं DAMP, डैम्प। डी से दोस्तों डैम्प, ये 4 ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो हमारी ग्रेव्स डिसीज के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। अब हम बात करते हैं एडिसन डिसीज, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसीज है, पर्निशियस एनीमिया। ये चारों मेडिकल कंडीशंस हमारी ग्रेव्स डिसीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। दोस्तों इतना हम जान चुके हैं कि ग्रेव्स डिसीज एक ऑटोइम्यून डिसीज है, तो अब हम जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ये डिसीज होने के चांस बढ़ जाते हैं या पाए जाते हैं। सो हम देखेंगे सबसे पहले एक हार्मोन होता है, एक क्रोमोसोम होता है HLA-B8। ठीक है, HLA-B8। सेकंड होता है DR3 एंड थर्ड होता है DQ501। इन तीनों क्रोमोसोम्स में अगर किसी में भी एबनॉर्मेलिटीज आती है, किसी के भी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी आती है, तो वो क्या कॉज करता है, ग्रेव्स डिसीज। इसीलिए ग्रेव्स डिसीज जेनेटिकली होने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। आगे हम देखेंगे एटियोलॉजी में, एक एटियोलॉजी होती है जेनेटिक। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि 3 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ग्रेव्स डिसीज होती है। अब जो ग्रेव्स डिसीज है मोस्टली फीमेल्स में पाई जाने वाली डिसीज है। अगर हम लोग मेल और फीमेल के रेशियो की बात करें 1:5, अगर कहीं 1 मेल अफेक्टेड होगा इस डिसीज से तो 5 फीमेल्स को ये डिसीज देखने को मिलेगी। इतना ज़्यादा रेट होता है फीमेल्स में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक हमारी बॉडी का ही मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी हमारे हाइपोथैलेमस से क्या निकला, थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स गए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने क्या किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल दिए। ये कहाँ गए, ये गए हमारी थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के पास गए। थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, इनके रिस्पॉन्स में क्या किया, इन्होंने T3 और T4 को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, इनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जब T3 और T4 का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तब क्या होता है, ये T3 और T4 कहाँ पहुँचते हैं, वापस ब्लड स्ट्रीम से होते हुए पिट्यूटरी तक। पिट्यूटरी को मैसेज करते हैं कि अब हमारा जो लेवल है वो आपके बॉडी में बढ़ चुका है, तो अब आप क्या कीजिए, TSH को बंद कर दीजिए। अब जब TSH आएगा ही नहीं हमारे पास तो हम T3 और T4 का लेवल बढ़ने नहीं देंगे। जब ये मैसेज जाता है और इसको रोकने के लिए जो सिग्नल आता है उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब हमारी बॉडी में खुद ही T3 T4 का लेवल जब बढ़ जाता है और पिट्यूटरी तक सिग्नल्स जाते हैं कि अब TSH नहीं बनना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। दोस्तों हम बात करते हैं एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे पहले हम देखें, एटियोलॉजी एक आइडियोपैथिक होती है। इस डिसीज का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं हो पाया है। फिर हम बात करते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स में आ सकते हैं, कि जेनेटिक फैक्टर्स या हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब ट्विंस बेबी होते हैं, ट्विंस उनमें भी होने के चांस हैं अगर एक को पहले से अगर ग्रेव्स डिसीज है, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स की, और क्लिनिकल फीचर्स को याद करने के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है, देखिए। दोस्तों याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ भी हमारा IPL 2020 होने वाला है, UAE ये एक लोकेशन हो गई। फिर PET सिंपली एक नेमोनिक है जिसके हम याद कर सकते हैं प्रयास एजुकेशन टीम। और OP, मेरे पास बेसिकली ओप्पो का फ़ोन है और मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो हम बात कर सकते हैं OPPU,
सिंपली याद रख सकते हैं UAEPETOPPO, सिंपली सिर्फ हमें ये 2-3 बार बोलना है, रिपीट करना है, तो हमको इजीली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यू से हम समझ सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, फिर चाहे कितना भी खा लो, लेकिन वेट लॉस होना फिक्स है। फिर बात करते हैं ए से होता है एमेनोरिया, जैसे कि अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ये फीमेल्स में पाई जाती है। फिर बात करते हैं ई से हो सकता है एलिवेटेड BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जब थायराइड के लेवल्स बढ़ते हैं तब BMR बढ़ जाता है। व्यक्ति हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो प्रेफर करता है ठंडे एनवायरनमेंट में जाकर रहने से। फिर बात करते हैं हम लोग पी से हम समझ सकते हैं पाल्पिटेशन। नॉर्मली व्यक्ति को अपनी खुद की हार्ट बीट नहीं सुनाती, लेकिन जब पेशेंट ग्रेव डिसीज या हाइपरथायरॉयडिज्म वाला होता है, वो आकर के हमें बताता है कि मुझे मेरी धड़कनें सुनाई देती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ई से हम बात करेंगे आई साइंस, एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस मीन्स उसकी आइज़ जो होती है वो बल्ज दिखेगी, थोड़ी बाहर की तरफ दिखेगी, ठीक है। उसकी आई साइंस के ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आई साइंस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं टी से होता है थायराइड एक्रोपैथी। थायराइड एक्रोपैथी या फिर हम बोल सकते हैं क्लबिंग। क्या होता है, जो म्यूसिन नाम का जो सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, वो म्यूसिन एक्यूमुलेट हो जाता है फिंगर्स पे, ठीक है, और वहाँ पर ही कॉज करता है ये थायराइड एक्रोपैथी। फिर हम बात करते हैं OPPO, ओपो, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जब हम बात कर रहे थे कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो हमने देखा था थायराइड से निकलता है कैल्सिटोनिन। जब कैल्सिटोनिन क्या करता है, सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। जब कैल्सिटोनिन भी ज़्यादा निकलेगा, सीरम कैल्शियम लेवल डाउन हो जाएगा, तो क्या कॉज होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। जब ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री टिबियल मिक्सोडीमा, मतलब जो हमारे जो टिबिया से अपर वाला जो पार्ट होता है, ये भी एक तरीके से जो हमारे म्यूसिन होता है या जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर उसका कलर चेंज करेगा। ऑरेंज पील जो हम लोग जैसे नारंगी छीलते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, उस टाइप की स्किन के ऊपर कलर देखने को मिलेगा। ये हमारे साइन सिम्टम्स हो गए, क्लिनिकल फीचर्स एक बार फिर से देखते हैं। UAEPET ओपो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, प्रयास एजुकेशन टीम, ओपो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि हमें किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन की, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उससे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, हम लोग उससे पूछेंगे कहीं उनकी धड़कन सुनाई दे रही है उन्हें खुद को, और उनके सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हमने डिस्कस किए थे वो एक बार उनसे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग ब्लड एग्जामिनेशंस की। ब्लड एग्जामिनेशन में T3 या T4 का लेवल जब हमें एलिवेटेड दिखता है तो वो इंडिकेट करता है हाइपरथायरॉयडिज्म को। फिर हम बात करते हैं RAIU, ये कुछ नया है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है उससे हम पेशेंट को ओरली खिलाएंगे, उससे क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जब वो इंटेक करेगा तो वो थायराइड ग्लैंड होती है, वो उसको रिसेप्टर्स उसको बाइंड कर लेंगे, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो हम लोग ईजिली उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और इस सब्सटेंस की एक क्वालिटी होती है कि ये वहाँ जाकर के उन रिसेप्टर्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जो हमारी थायराइड के रिसेप्टर्स हैं उनको डैमेज कर देता है। और फिर बात करते हैं हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशंस की। जैसे कि हमने देखा कि आई साइंस कई बार एक्सोप्थेल्मोस की कंडीशन बन जाती है, पेशेंट ऐसा लगता है जैसे ये हमें घूर रहा है, उसको स्टेरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट से, तो उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या देंगे। हम लोग बात कर सकते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स में मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये ड्रग्स होती हैं एंटी थायराइड ड्रग्स, जो कि थायराइड जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम कर देती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर, जैसे पेशेंट ने बताया था उसे पाल्पिटेशंस होता है उसे, तो उन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिया जाएगा। फिर बात करते हैं सिंथेटिक थायरोक्सिन, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सिंथेटिक थायरोक्सिन क्यों देंगे जबकि थायराइड का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने बात की थी एक रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, और हमने ये भी देखा था कि रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक क्या करता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्या हो गया, कुछ कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म से पेशेंट को ट्रीट करवाने के लिए हम लोग ये टेस्ट कर दिया। इस टेस्ट की वजह से क्या होता है, पेशेंट हाइपर से हाइपोथायरॉयडिज्म में आ जाता है, उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। उसी कमी को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाएगा, सिंथेटिक थायरोक्सिन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो अगर जब कंडीशन ज़्यादा ही वर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, तो क्या हो जाता है, थायरॉयडेक्टमी करवाई जाती है। थायरॉयडेक्टमी क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई एक सर्जिकल प्रोसीजर है।
थायराइड प्लस एक्टमी। थायराइड एक ग्लैंड होती है और एक्टमी एक प्रोसेस होती है किसी भी पार्ट को या किसी भी स्ट्रक्चर को परमानेंटली सर्जिकली हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए। सो हम बोल सकते हैं थायराइड एक्टमी में थायराइड ग्लैंड को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, जो भी उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं हम लोग उसे हाई कैलोरी डाइट देंगे। जैसे कि हम देख रहे थे कि इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी कैलोरी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसकी डाइट कैसी करेंगे, हाई कैलोरी। उसके बाद में प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट, उसे ठंडा और शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर बात करते हैं अगर सर्जरी हुई है या थायराइडेक्टमी किया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ टिटेनी, कहीं उसे टिटेनी तो नहीं है, उसके साइंस को हम लोग को मॉनिटर करना है। फिर बात करेंगे मॉनिटर फॉर लेरेंजियल नर्व डैमेज, कहीं सर्जरी के बाद में या सर्जरी के दौरान लेरेंजियल नर्व डैमेज तो नहीं हो गई है, उसको मॉनिटर करेंगे। वो कैसे पता लगेगा, डिस्फेजिया होगा, उसको डिस्पोनिया हो गया, मतलब स्वेलोविंग में डिफिकल्टी होगी, उसे बोलने में डिफिकल्टी होगी, ठीक से बोल नहीं पाएगा। ये सारी कंडीशंस अगर हमें देखने को मिलती है तो हमें क्या करना है, तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। होप आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। सो कीप सपोर्टिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जैसा कि मैं बोलते आया हूँ, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जिस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।